तो चले क्लास 11 के स्टूडेंट्स को मैं सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहूँगा कि चलिए मोस्ट वेलकम इन क्लास 11। और ये उम्मीद रखेंगे कि आपका जो है सो जिस तरह से पहले एग्ज़ाम गया है या फिर जिस तरह से आप लोग पहले परफॉर्म करते रहे हैं, जिस तरह से पहले जो है सो आप लोग पढ़ाई करते रहे हैं, इस बार कोशिश करेंगे क्लास 11 में और भी अच्छी तरीके से करेंगे और उम्मीद रखें कि आगे आपका मार्क्स भी अच्छा रहेगा। चलिए अब क्लास 11 में इंट्रो की बात जहाँ तक है तो मैं आपको बता दूं कि क्लास 11 में आपको टोटल 14 चैप्टर पढ़ने हैं। ये 2 वॉल्यूम बुक में आएगा। पहला वॉल्यूम में 7 चैप्टर्स है एंड अनदर वॉल्यूम में वंस मोर 7 चैप्टर। तो चले बात करते हैं सबसे पहले इंट्रो केमिस्ट्री बाय अभय सर। व्हाट्सएप नंबर 9279740833। ये मैंने नंबर भी आपको प्रोवाइड कर दिया व्हाट्सएप नंबर। इन केस एनी डाउट्स और प्रॉब्लम यू मे व्हाट्सएप में और मैसेज में, उसके बाद फिर मैं देखूंगा जैसे भी हो सकता है मैं आपका डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। चलें देखें। तो कहता है सबसे पहले मैं इस वीडियो का कंटेंट आपको क्लियर कर दूं कि ये इस वीडियो का कंटेंट है क्लास 11 का चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से लिया गया है। मतलब क्लास ये जो चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यहाँ पे ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 का मतलब है कि यहाँ पे ये जो वीडियो है थोड़ा लंबा हो जा रहा था, तो बोरिंग होने के से मतलब रोकने के लिए, कम करने के लिए मैंने इसको कुछ पार्ट्स में इसको बनाया है और ये उसका पहला पार्ट है। तो चले देखते हैं। कहता है सबसे पहले अगर इस पार्ट की बात करें तो आपको इसमें आप जैसे ही एनसीईआरटी बुक लेते हैं, शुरू करते हैं, तो उसमें आपका कोई टॉपिक्स आएगा। उसमें से एक टॉपिक है टेम्परेचर। क्या होता है आप जानते हैं, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। इसके कॉमन स्केल्स होते हैं फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन, आप जानते हैं, और ये आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। उनके बीच में रिलेशन कैसा है, तो बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस आप पहले भी पढ़ चुके हैं। -32/9 इक्वल टू C/5 एंड बिटवीन केल्विन एंड सेल्सियस भी आप पढ़े हुए हैं। K इक्वल टू डिग्री C + 273.15। तो कहता है ये आपको जो फार्मूला है आपको याद रखना है, बिकॉज अक्सर ये जरूरत पड़ जाएगा आपको। सेंटीग्रेड में कहीं पे दिया हुआ है और वो केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो वहां पे ये जरूरत पड़ जाएगा। चले अब आते हैं अगले टॉपिक पे, और वो है हमारा साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब होता है कि ये जो कोई नंबर है उसको लिखने का जो तरीका होता है, यानी नंबर आर रिटेन इन n इंटू 10 टू द पावर n फॉर्म। n इंटू 10 टू द पावर n फॉर्म, इसी को हम लोग जो है वो साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। यहाँ ये n क्या है, तो ये 1 से लेके 10 नहीं, यहाँ 9 होगा। 1 से लेके 9 तक कोई नंबर होता है। और ये स्मॉल n क्या है, तो ये भी कोई पॉजिटिव या निगेटिव नंबर होता है। तो चले देखें, जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए ये आपका 0.00732 है, तो ये नंबर जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये नंबर साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में नहीं है। कैसे ये कन्वर्ट होगा, तो कहता है यहाँ पे हमको क्या करना होगा, तो इस डेसिमल को उठा करके 0 के बाद जो ये डिजिट है, पहले डिजिट के बाद यहाँ पे पुट करना है। मतलब ये यहाँ से डेसिमल उठा के यहाँ करेंगे, यानी ये हो जाएगा 7.32 लाइक दिस, तब ये साइंटिफिक नोटेशन हो जाएगा। लेकिन अगर डेसिमल को उठा के हम लोग यहाँ पे अगर रखें तो वैसे में क्या होगा, तो हम लोग देख रहे हैं कि 3 डिजिट 1 2 3 डिजिट ये लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है। दैट्स वाई ये हो जाएगा 7.32 इंटू 10 टू द पावर -3। ध्यान रखना है, जब भी डेसिमल मूव करे लेफ्ट टू राइट तो हम लोग माइनस साइन लगाते हैं, और जितना डिजिट ये शिफ्ट करे उतना डिजिट यहाँ लिख देते हैं। तो इस तरह से डेसिमल मूव्स टुवर्ड्स राइट, n नंबर निगेटिव साइन इंक्रीज, मतलब उतना ही नंबर ऑफ निगेटिव साइन इंक्रीज करता है। अब चलिए नेक्स्ट एग्जांपल 0.0562। यहाँ आप देख सकते हैं 0.0562 में क्या है, तो कहता है इसमें इसके साथ साथ इंटू 10 टू द पावर -23 ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, तो कहता है ये डेसिमल को उठा के हम यहाँ रखेंगे, तो ये हो जाएगा 5.62। और जैसे कि 10 टू द पावर -20 था वो तो ऐसे रह ही जाएगा, लेकिन कहता है यहाँ भी ये लेफ्ट टू राइट आया है 2 डिजिट, इसलिए -2 यहाँ पे पावर ऐड हो जाएगा। और -23 पहले से था, फिर -2 ऐड हो गया, तो अब हो जाएगा -25। ठीक है। नाउ नेक्स्ट
कहता है ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कि डेसिमल हमको राइट टू लेफ्ट की ओर शिफ्ट करना पड़े। जैसे इस केस में आप देख सकते हैं डेसिमल मूव्स लेफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट एन नंबर। अगर मान लेते हैं लेफ्ट साइड की ओर ये एन नंबर एन डिजिट अगर ये शिफ्ट हो रहा है तो वैसे कंडीशन में, जैसे अगर मान लेते हैं कोई नंबर है 73200, तो इसका मतलब क्या हुआ, डेसिमल यहाँ है तो यहाँ से शिफ्ट होकर इसको यहाँ लाना है। तो कितना डिजिट है, 4 डिजिट। कहाँ से कहाँ जा रहा है, राइट टू लेफ्ट। तो ये इस बार 7.32 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 10⁴ प्लस साइन है। ठीक है, प्लस साइन अपना भी दे तो चलेगा। ठीक है, तो ये प्लस ये हो गया +4 यानी 4। उसी तरह 563.72 ये एक और नंबर है, इस इंटू 10⁻⁻20 है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ डेसिमल अगर यहाँ से यहाँ उठा के लाएंगे तो कितना शिफ्ट होगा, 2। तो ये हो जाएगा 5.6372 इंटू 10⁻⁻20 इंटू 10⁻²। अब तब यहाँ पे इसको ऐसे नोट कर दिए 5.6372 इंटू 10⁻⁻20, और चूंकि यहाँ पे बेस सेम है इसलिए पावर ऐड हो गया है। सॉल्व करने पे इतना है। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल 432.72 इंटू 10⁻18 क्या करना है, इसको यहाँ शिफ्ट किए 2 डिजिट, तो ये हो जाएगा 18 इंटू 10⁻2 यानी 18 + 2 ये हो जाएगा 20। ठीक है, तो चले, तो इस तरह से उम्मीद रखते हैं साइंटिफिक नोटेशन आपको क्लियर हुआ होगा। अब आ जाए नेक्स्ट टॉपिक की ओर, एंड दैट वन इज योर सिग्निफिकेंट फिगर। चलें, सिग्निफिकेंट फिगर ये भी एग्जाम में आता है भाई, सिग्निफिकेंट फिगर निकालना होता है अक्सर बच्चों को। तो देखें, इट इज डिफाइंड एज, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज डिफाइंड एज फिगर इन ए गिवन नंबर। किसी नंबर में जो फिगर दिया हुआ है जिसको आप रियलाइज करते हैं, दैट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। तो हाउ कैन यू फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर? तो रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स आर, नंबर 1, नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। मतलब अगर कहीं नंबर दिया हुआ है और उसमें अगर जीरो नहीं है तो दीज ऑल आर सिग्निफिकेंट। जैसे 525 यहाँ 3 सिग्निफिकेंट हो जाएगा। 0.165 यहाँ हम लोग जीरो को अवॉइड कर देंगे बिकॉज नॉन जीरो को केवल लेना है, तो ये हो जाएगा 165, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो ये रूल क्लियर हो गया। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट रूल, कहता है 0 टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। अगर किसी नॉन जीरो डिजिट यानी 1 to 9 नंबर के बगल में यानी लेफ्ट साइड में यदि अगर मान लेते हैं कि हमारा जीरो पुट है तो उसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते हैं। तो कहता है इन द नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट। देख सकते हैं 0.05, 5 के लेफ्ट साइड में दो जीरो यहाँ पे अपीयर्ड हुआ है, ये यहाँ पे अवॉइड हो जाएगा तो केवल 1 सिग्निफिकेंट हो जाएगा। उसी तरह इसमें आप देख सकते हैं 2 हो जाएगा, और इसमें अगर देखें तो यहाँ पे ये सब जीरो को हम लोग छोड़ दें तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाए नेक्स्ट रूल की ओर, कहता है 0 अगर मान लेते हैं नॉन जीरो डिजिट के बीच में हो, यानी 0 बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2.05, 2 नॉन जीरो डिजिट है और दोनों के बीच में एक हमारा जीरो आया है। तो अगर बीच में आता है तो वैसे में ये काउंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कर दिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर। उसी तरह इसमें डेसिमल रहे या ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको ये पूरा काउंट कर देना है। तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ भी 4 हो जाएगा, यहाँ भी 4 हो जाएगा। नेक्स्ट, टर्मिनल 0 आर सिग्निफिकेंट इफ इट हैज डेसिमल पॉइंट। कहता है अगर मान लेते हैं कि किसी डिजिट के राइट साइड में 0 अगर लगा है तो उसको हम लोग टर्मिनल 0 कहते हैं। तो कहता है टर्मिनल 0 तभी सिग्निफिकेंट होगा जब उसमें डेसिमल पॉइंट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ 100 इस एग्जाम्पल में डेसिमल पॉइंट नहीं यूज हुआ है, इसलिए केवल एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा। 100 में इस बार देखिए पॉइंट यूज हुआ है, इसलिए ये 0 भी काउंट हो जाएगा और तब 3 हो जाएगा। उसी तरह 100.0 यदि अगर रहे तो यहाँ 4 हो जाएगा बिकॉज 1 2 3 ये तीनों 0 काउंट हो जाएगा। ये तो काउंट हो ही रहा है 1, इसके साथ साथ ये भी तीनों काउंट हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कहता है इन साइंटिफिक नोटेशन में अगर मान लेते हैं कि नंबर हमारा साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है तो वैसे कंडीशन में क्या करेंगे, तो केवल ये जो कैपिटल एन यानी आगे का जो नंबर है उसी का सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग निकालते हैं। जैसे देखें 1.5 इंटू 10⁻3, तो यहाँ पे 1.5 का सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग देखेंगे वो 2 होगा। अब ये 1.50 है तो इस बार 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है इस कारण से ये काउंट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 00 है तो कोई बात नहीं, हम लोग फिर इस बार काउंट कर लेंगे क्योंकि डेसिमल लगा हुआ है, दिख रहे हैं। ठीक है, इसी तरह 6.023 इस बार 4 हो जाएगा। चले नेक्स्ट, काउंटिंग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर मान लेते किसी ऑब्जेक्ट को हम काउंट करके नंबर ऑब्टेन किए 10 12 15 कुछ भी ऑब्टेन किए तो उसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होता है। जैसे सपोज 20 बॉल को अगर हम लोग कहीं से काउंट करके लाए हैं तो उसको लिख सकते हैं 20 पॉइंट
तो ये हो जाएगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर लिख दिए 20.0, मीनिंग सेम ही है, बट यहाँ 20.0 अगर लिख दिए तो 3 हो जाएगा, 20.00 लिख दिए तो 4 हो जाएगा। ऐसे ही जैसे जैसे जीरो बढ़ाते जाएंगे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट बढ़ते जाएगा। तो ये कितना जीरो हम लोग बढ़ा सकते हैं, अप टू इनफाइनाइट नंबर, और तब ये भी हमारा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये सब क्लियर हो रहा होगा। तो चले, योर नेक्स्ट टॉपिक इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है, तो कहता है आप लोग इसमें से बहुत सारा लॉ है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको फिलहाल 5 लॉ पढ़ने हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, डेफिनेट प्रोपोर्शन, या आप कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड गैल-लुजेक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। इसके साथ साथ नेक्स्ट वन इज योर एवोगाड्रो लॉ। तो इस तरह से 5 लॉज आपको पढ़ने हैं और ये आपको समझना है, एग्जाम्स में आते हैं। तो चले देखें बारी बारी से। कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या है ये, स्टेट्स दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मीन्स दैट मैटर को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, कहता है टोटल मास जो रिएक्टेंट साइड में होगा वही प्रोडक्ट साइड में हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो CH4 प्लस O2 लेके हम लोग चले, तो ये हमको दिया CO2 प्लस वाटर। चलो सबसे पहले बैलेंस कर लेंगे, तो ये हमारा 2 कर दिए, यहाँ 2 कर दिया, अभी इक्वेशन बैलेंस हो गया। देख सकते हैं जितना कार्बन इस साइड है उतना ही इतना भी है, जितना ही हाइड्रोजन है उतना ही हाइड्रोजन है, जितना ऑक्सीजन इस साइड यानी लेफ्ट साइड में है उतना ही राइट साइड में है। तो इस तरह से इक्वेशन बैलेंस है। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन लिखेंगे, उसको बैलेंस कर लेंगे, उसके बाद हम लोग उसका मास, तो CH4 कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 × 4 16 हो जाएगा, प्लस 2 × कहता है ऑक्सीजन का 16 × 2 32 हो गया। उसी तरह यहाँ कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 × 2 32। वाटर के लिए यहाँ पे 2 का 2 और वाटर का 18 होता है, आप जानते हैं। चलो अब सॉल्व करते हैं। 16 + 64 ये हो जाएगा 64, यहाँ हो जाएगा 44, ये हो जाएगा 36। इन दोनों को ऐड करेंगे 80, इन दोनों को ऐड करेंगे 80। तो क्या हम लोग देखें, जितना मास रिएक्टेंट का है उतना ही मास हमारा प्रोडक्ट का भी है, यानी मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। चले नेक्स्ट, कहता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और कांस्टेंट कंपोजिशन। इस लॉ में क्या हम लोग देखेंगे, कहता है एक केमिकल कंपाउंड यानी किसी केमिकल कंपाउंड की बात करें तो ऑलवेज कंटेन करेगा, कंसिस्ट करेगा एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाई वेट। जैसे अगर सपोज वाटर की बात करें तो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, यानी ये हमेशा क्या होगा, तो कंसिस्ट करेगा 2 एलिमेंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और वो हमेशा फिक्स रेशियो में रहेगा 2 and 18। आप 2 हाइड्रोजन का 2 एंड ऑक्सीजन का 16। ठीक है, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा 1:8। तो ये हो गया रेशियो 1:8। तो कहता है 18 ग्राम वाटर की बात करें तो उसमें 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन हो गया, रेशियो इनका 1:8। अब कहता है ये इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स सोर्स, यानी ये वाटर चाहे जिस किसी भी सोर्स से हमको ऑब्टेन हुआ हो, इधर रेन वाटर हो, डिस्टिल वाटर हो, नाली का पानी हो, नदी का पानी हो, अमेरिका का पानी हो, जापान, मतलब नो मैटर, ये कहीं भी हो, किसी भी, ये ऑलवेज अगर वाटर है तो ऑलवेज कंसिस्ट करेगा 1:8 रेशियो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बाई मास के रेशियो। चले नेक्स्ट, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। कहता है व्हेन 2 एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म 2 और मोर कंपाउंड देन द मास ऑफ 1 एलिमेंट विच कंबाइन विथ ए फिक्स मास ऑफ अदर बी एस ए सिंपल होल नंबर रेशियो। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि 2 एलिमेंट मिल करके एक या एक से अधिक कंपाउंड बनाते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर के मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, अल्कीन, अल्काइन, बहुत सारा कंपाउंड बनाता है। तो हम लोग यहाँ क्या देखें कि भाई कभी कभी 2 एलिमेंट मिलके एक ही कंपाउंड बना रहा है, कभी 2 बना रहा है, कभी 5 बना रहा है, कभी ज्यादा भी, इससे भी ज्यादा बना रहा है। तो यहाँ हम लोग एक बात कर रहे हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल उठाए हैं। कहता है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में अगर बात करें तो 2 तरह का कंपाउंड बनाया है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड पे स्टडी करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO फार्मूला हो गया, इसमें 12 ग्राम कार्बन यानी 12 पार्ट बाई मास ऑफ कार्बन, यहाँ 16 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया है। तो यहाँ क्या हो गया, 12 पार्ट्स ऑफ बाई मास ऑफ कार्बन कंबाइंस विद 16 पार्ट बाई मास ऑफ ऑक्सीजन। उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो क्या हो गया, कहता है 12 पार्ट्स बाई मास ऑफ कार्बन कंबाइंस विद 32। इस बार वो 2 गो है तो 1 का 16, 2 का 32, यानी 12 पार्ट्स बाई मास ऑफ कार्बन कंबाइन विद 32 पार्ट्स बाई मास ऑफ ऑक्सीजन। तो हम लोग क्या देखें कि कार्बन 2 कंपाउंड बनाया, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों का मास, अगर मास ऑफ कार्बन अगर 12 यानी ले लिए तो इसका मास क्या हुआ 16 and 32।
और इसके 16 एंड 32 के बीच में जो रेशियो आया है वो हमारा होल नंबर रेशियो आया है 1:2। देख सकते हैं रेशियो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन विच कंबाइंस विद फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन इज 16:32 मीन्स दैट 1:2 विच इज होल नंबर रेशियो। ये होल नंबर है, ये फ्रैक्शन में नहीं आएगा, ये डेसिबल में नहीं आएगा। यही लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हमको बताता है। नाउ चलें गैलुजेक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम, इसको हम लोग डील करें। कहता है गैलुजेक लॉ की बात करें तो अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जब गैस कंबाइन करते हैं तो कहता है द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टिंग गैस एज वेल एज प्रोडक्ट गैस आर इन सिंपल होल नंबर रेशियो। जैसे अगर H2 और Cl2 मिलके अगर HCl दिया है तो यहाँ इसका क्या है स्टोकियोमेट्री, मतलब H2 के आगे क्या नंबर है 1, यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है, तो 1 का मतलब ये 1 वॉल्यूम हो जाएगा, ये 1 का मतलब 1 वॉल्यूम, ये 2 का मतलब 2। मतलब अगर ये हम 10 ml हाइड्रोजन लेंगे तो हमको 10 ml Cl2 जरूरत पड़ेगा और ये हमको 20 ml देगा। अगर ये 50 ml लेंगे तो ये भी 50 ml ही जरूरत पड़ेगा और ये 2 यानी 2 × 50 यानी 100 ml हमको ये देगा। ठीक है, तो इस चीज को समझ लेना है। अब चले आगे, कहता है एवोगाड्रो लॉ। एवोगाड्रो लॉ क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर अगर रहे तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब अगर हमारा कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर अगर सेम रहे तो जितना, मतलब मान लेते हैं कि हम 1 लीटर या तो हाइड्रोजन लें, ऑक्सीजन लें, क्लोरीन लें, मीथेन लें, कोई भी गैस लें, सब में सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमारा होगा। तो यहाँ एग्जांपल दे दिए हैं, 1 लीटर ऑफ गैस लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका इस तरह से लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन टॉपिक आपका कंप्लीट। और थैंक यू फॉर वाचिंग। हम ये उम्मीद रखते हैं कि जो टॉपिक आज बताया है आपको समझ में आया होगा। हाँ, और इन केस थोड़ा सा स्पीड में तो बताया है, जल्दी बताया है, बिकॉज वीडियो लंबा हो जाता है तो आप ही लोग का कंप्लेन आता है, शिकायत आता है, तो दैट्स वाई मैंने पूरी कोशिश करी है कि वीडियो को भी छोटा रखें और मैटर भी ज़्यादा से ज़्यादा दे दें। तो हम उम्मीद रखते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम या शिकायत होगी तो आप हमको कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।